Hello guys, welcome back to another audiobook of class 11th biology chapter number 7 structural organization in animals। जी हाँ, तो मैं विक्रम रहा आप सभी को अपनी इस ऑडियो बुक 1 में स्वागत करता हूँ। आपने सही सुना है, आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 7। तो चलिए बिना किसी देर शुरू करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल चैप्टर को, जिसके अंदर हम कॉकरोच और फ्रॉग को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके बिगनिंग की बात करें, जिसमें एनिमल टिश्यू है, तो हम उसको गो थ्रू करेंगे, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद कॉकरोच और फिर फ्रॉग। और हो सकता है ऑडियो बुक में कॉकरोच और फ्रॉग समझने में प्रॉब्लम जाए, बट मैं कोशिश करूँगा जितने भी ऑडियो बुक लिसनर्स हैं उनको मैं बेस्ट तरीके से कॉकरोच और फ्रॉग दोनों को ही कंप्लीट करवा पाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। In the preceding chapter, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. In unicellular organism, all function like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell. तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले के जो चैप्टर्स थे, जिसमें हमने लार्ज वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा एनिमल किंगडम के अंदर कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन जैसे जो फंक्शंस हैं वो एक सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें अगर ये सेम फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू, और टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन, और ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली अगर यूनिसेलुलर की बात करें हम क्लियर वे में, तो उनके पास एक ही सेल होती है जो सारे काम कर देती है, जबकि मल्टी सेलुलर के पास बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत पड़ती हैं जो कि सेम काम को परफॉर्म करने के लिए यूनिसेलुलर को सिर्फ एक ही सेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर एनसीईआरटी की रीडिंग लें, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल in each type can be in thousands. Human body is composed of billions of cells to perform various functions. As we all know, group of similar cells along with intercellular substance perform specific function. Such an organization is called tissue. ठीक है, उसके बाद you may be surprised to know that all complex animals consist only 4 basic types of tissue. These tissue are organized in special proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they are together form organ system. Example: digestive, respiratory, etc. Cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to survival of the body as a whole. 7.1 Animal tissues. The structure of cell vary according to their function. Therefore, tissue are different and are broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural. सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, प्लूरल एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस which faces either body fluid or outside the environment and thus provide a covering of or a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with the little intercellular matrix. There are 2 types of epithelial tissue, namely simple and compound epithelium.
अब देखो, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहते हैं, यानी सबसे अंदर वाली स्किन की लेयर बनाते हैं, या फिर आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि सबसे बाहर वाली स्किन की लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के बेसिस पे इनमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, उसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज में बांटा गया है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ये बॉडी की कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स के लिए लेयर फॉर्मेशन का काम करते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज़्यादा सेल्स के एक से ज़्यादा सेल लेयर के बनने से बनता है, जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। On the basis of structural modification of cell, simple epithelium is further divided into 3 types: squamous, cuboidal and columnar. अब उनके डिफरेंट टाइप के फंक्शन के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम 3 टाइप में बांटते हैं: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार। सिंपल सी बात है, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये बॉडी की प्रोडक्शन का काम करते हैं। उसके बेसिस पे 2 टाइप में बांटा गया है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जो है वो बॉडी की इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड बॉडी के बाहर जो स्किन है उसके प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब कंपाउंड क्योंकि सिर्फ बॉडी के बाहर के प्रोडक्शन का काम करता है, तो उसको डिफरेंट टाइप में तो बांटेंगे नहीं, लेकिन सिंपल को बांट सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गन में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उसके बेसिस पे अपन उसको 3 टाइप में बांटते हैं: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार। Squamous epithelium is made of single thin layer of flattened cell with irregular boundary. They are found in wall of blood vessel and air sacs of lung and are involved in function like forming a diffusion boundary. अब देखो, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये सिंगल थिन लेयर से बना हुआ रहता है, यानी कि जो सेल्स है उनकी एक सिंगल लेयर से बना हुआ रहता है जो कि बहुत ही थिन होती है और उसकी बाउंड्री इरेगुलर शेप की होती है। ये ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जाता है और जो लंग्स के एयर सैक्स हैं उनकी वॉल्स में पाया जाता है। यहाँ तक कि ये डिफ्यूजन जैसे फंक्शन के लिए भी इन्वॉल्व रहता है। फिर बात करते हैं क्यूबॉइडल की। नाम से पता चलता है क्यूबॉइडल शेप के होंगे। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल. This is commonly found in duct of gland and tubular part of nephron in kidney, and its main function are secretion and absorption. अब क्यूबॉइडल के फंक्शन कैसे याद रखोगे? अगर एक क्यूब वाला बॉक्स में तुमको दूं तो उसका काम क्या होगा? पहली बात या तो वो उसके अंदर से कुछ निकाल सकता है, दूसरी बात या तो वो किसी चीज़ को अपने अंदर रख सकता है। मान लो एक क्यूब शेप का डब्बा दिया है तो डब्बे के अंदर कोई चीज़ रखी है तो वो उसको निकाल सकता है, अगर डब्बा खाली है तो अपन उसके अंदर कुछ रख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे तुम याद रख सकते हो, ये ट्रिक है कि क्यूबॉइडल जो है वो या तो सिक्रीट करने का या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। Cuboidal epithelium is composed of single layer of cube-like cells. This is commonly found in duct of gland and tubular part of nephron in kidney, and its main function are secretion and absorption. Epithelium of proximal convoluted tube of nephron in kidney has microvilli. और इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल लें तो किडनी का जो PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो है ये नेफ्रॉन है किडनी का जिसमें माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। अब बात करते हैं कोलुमिनार एपिथेलियम की। कोलुमिनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल. द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस. फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई. दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. इफ कोलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन द सरफेस, दे आर सीलेटेड एपिथेलियम. यानी कि क्यूबॉइडल और कोलुमिनार का एक ही काम है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन. ठीक है, फ़र्क इतना है कि जो क्यूबॉइडल है ये सिक्रीट और एब्जॉर्ब करता है, जो इम्पोर्टेंट मतलब डक्ट्स है उनमें ये वो काम करता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का.
डक्ट के फॉर्म में, जबकि इसमें ये सेल्स की इनर वॉल के फॉर्म में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे कि स्टमक में जो विलाइज प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग बनाता है उसमें। वहीं अगर इन कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू के पास विलाई जो है वो प्रेजेंट हो, विलाई नहीं सीलिया, अगर इनके पास सीलिया प्रेजेंट हो इनकी फ्री सरफेस के ऊपर, तो इनको सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। Their function is to move particle of mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organ like bronchioles and fallopian tube. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. लेकिन कुछ कोलुमिनार की सेल कहती है नहीं यार, मेरे को ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब करने वाला काम है ना, मेरे को ये पसंद नहीं। मैं काम करती हूँ क्यूबोइडल एपिथेलियम वाला काम करती हूँ, इसलिए वो सिक्रीशन की जो प्रोसेस है उसके लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती है। यानी कि सम ऑफ द कोलुमिनर क्यूबोइडल सेल गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन, यानी कि स्पेशल हार्मोन्स जो हैं उनको ये सिक्रीट करने का काम करती हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। On the basis of the mode of pouring of the secretion, glands are divided into two categories, exocrine and endocrine gland. Exocrine gland secrete mucus, saliva, earwax, ठीक है, oil, milk, digestive enzyme and other cell product. These products are released through duct or tube. अब ये जो अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये दो टाइप का होता है, यूनिसेलुलर जिसके पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल हो, या फिर मल्टीसेलुलर जिसके पास क्लस्टर में जो है सेल्स पाए जाते हो। उसके बेसिस पे इसके जो मोड ऑफ पोरिंग है सिक्रीशन का या ग्लैंड का, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी कि बाहर सिक्रीट करता होगा बॉडी के, तो बाहर क्या क्या सिक्रीशन होता है अपने बॉडी के, ईयर वैक्स, सलाइवा, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अदर सेल प्रोडक्ट एंड मिल्क। मिल्क कैसे, ये जो मिल्क है वो एक्चुअल में जो प्रेग्नेंट मदर है उसके ब्रेस्ट में से सिक्रीशन का काम करता है। कौन, अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर बात करते हैं, दीज प्रोडक्ट आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब। इन कॉन्ट्रास्ट टू एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती। द प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्मोन आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और ये उन फ्लूइड जो प्रोडक्ट ये निकालते हैं उसको हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन फ्लूइड में निकाल दिया जाता है जो कि ग्लैंड के ऊपर जो है पूरी तरीके से उसको भिगाए हुए रखता है, ठीक है, या ऑर्गन को। फिर बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। एक से ज़्यादा लेयर की सेल से अगर कोई टिश्यू बनाए तो उसको अपन कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसलिए इसका लिमिटेड रोल रहता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जैसे कामों का, या कह सकते हो कामों में। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका मेन काम होता है ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें जो है ये जो तीन टाइप के अपन ने सेल पढ़े या डिफरेंट टाइप के जो अपन ने सेल पढ़े, उन सेल के पास कुछ स्पेशल जंक्शन होते हैं, यानी कि दो सेल्स के बीच की जो मीटिंग पॉइंट होती है वो, ये तीन टाइप के होते हैं। इसका नाम पढ़ते हैं। ऑल सेल
in epithelium are held together with little intercellular material. ठीक है. In nearly all animal tissue, specialized junction provide both structural and functional link between its individual cell. Three types of cell junction are found in epithelium and other tissue are. These are called as tight, adhering and gap junction. अब देखो इसका मतलब क्या है. नाम से ही काम पता करने की आदत डालो. बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि तुम नाम पढ़ के बंदे का काम बता सकते हो. अब जैसे देखो टाइट जंक्शन, क्या पता चल रहा है. कोई चीज अगर टाइट है तो किसी भी चीज की लीकिंग को रोकेगी. यानी कि टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप substance from leaking across the tissue. Adhering junction perform cementing, keep neighbor cells together. जो टाइट जंक्शन है इसका काम है कि किसी भी फ्लूइड को या टिश्यू के सब्सटेंस को लीक होने से रोके. एडहरिंग जंक्शन का काम है दो सेल के बीच नेबरिंग बना के रखे. और गैप जंक्शन का काम है कि दोनों सेल्स के बीच जो है कम्युनिकेट करने के लिए जो है उसके कम्युनिकेशन के लिए या रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन के लिए या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स के आदान प्रदान के लिए या बड़े मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के लिए जो है गैप बना के दे. यानी कि अगर दो सेल हैं, इनको अगर दो पड़ोसी मान लो तो पहली चीज पड़ोसी अपने घर में रहेगा और अपने घर का सामान बाहर नहीं निकलने देगा. यानी कि टाइट जंक्शन का यूज करेगा. फिर अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना है तो एक कॉमन दीवार तो रहती है एक खिड़की से दूसरी खिड़की की, तो वो एडहरेंट जंक्शन काम करेगा. और अगर इसको कम्युनिकेट करना है, किसी चीज को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए गैप जंक्शन बना के रखेगा जहाँ से वो एक दूसरे को कुछ भी दे सकते हैं. फिर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की. देखो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसलिए अपन इसमें जितने हो सकते हैं उतने कवर करेंगे इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक 1 में. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे इसमें बता दूं डिटेल में, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि फिर वीडियो जो है वो लंबा खिंच जाए, मतलब ऑडियो बुक जो है वो लंबी खिंच जाए. लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू में कवर करा सकूँ. कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट करने वाले टिश्यू. सेल बॉडी या बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में जो टिश्यूज कनेक्ट कराएं उन्हें कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट abundant and widely distributed in the body of complex animal. ये जो टिश्यूज हैं ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं. यानी कि बॉडी की हर जगह पे हमको ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा काम करते हैं. ठीक है. उसके बाद दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी. दूसरे ऑर्गन बॉडी के टिश्यूज के बीच कनेक्शन बनाने के लिए ही हम इन कनेक्टिव टिश्यूज को जानते हैं. ये इसी काम की वजह से जाने जाते हैं. The range from soft connective tissue to specialized type, which include cartilage, bone, adipose and blood. अब ये जो टिश्यूज हैं ये डिफरेंट तरीके के होते हैं. कार्टिलेज हो सकते हैं. कार्टिलेज मतलब बोन को जोड़ने वाले, बोन टू बोन कनेक्शन. बोन जो है उसके लिए भी स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं. एडिपोज टिश्यू होते हैं. ब्लड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू इन द बॉडी. भाई बिना ब्लड के तो अपना कोई काम नहीं हो सकता. ब्लड है तो हम हैं, इतना मान के चलो. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन. ब्लड को छोड़ के बाकी सारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं जो फाइबर के फॉर्म में होता है, जिसको कोलेजन कहते हैं.
फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. अब ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है पूरी बॉडी में, तो उसको इलास्टिसिटी की क्या ज़रूरत, ना ही उसको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है. ठीक है, इसलिए वो टिश्यू जो ऑर्गन टू ऑर्गन, मसल टू मसल, बोन टू बोन आपस में जोड़ने का काम कर रहे हो, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. इसलिए ये कोलेजन या इलास्टिन नाम का फाइबर सिक्रीट करते हैं. These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fiber and act as matrix. और ये साथ ही साथ जो है पॉलीसैकेराइड्स का भी सिक्रीशन करते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, यानी कि सेल और फाइबर के बीच में मैट्रिक्स की तरह ग्राउंड सब्सटेंस की तरह जो है काम करता है. कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: लूज, dense and specialized. Loose connective tissue has cell and fiber loosely arranged in a semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue present beneath the skin. Skin के नीचे जो areolar tissues होते हैं, ये जो होते हैं, ये एक तरीके से अपने को जैसे अपन बैठते हैं, उठते हैं, तो उसमें ये लूज होते हैं. स्किन का जो टिश्यू है वो बहुत ही लूज है, यानी कि अपने को सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड करता है. ऑफ्टन इट सर्व टू सपोर्ट ऑफ फ्रेमवर्क. और यहाँ तक कि जो अपना मस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर जो स्किन है उसका मेन काम होता है सपोर्ट करने का और फ्रेमवर्क देने का. क्योंकि भाई सबकी स्किन जो है अगर वो हटा दी जाए तो बंदे की मसल्स दिखने लगेंगी, और मसल्स अगर दिखने लगी तो उसके ऊपर डायरेक्टली डर्ट पार्टिकल्स जो है, इन्फेक्शन जो है वो कॉज होने में टाइम नहीं लगेगा. इसीलिए ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑफ्टन इट सर्व्स सपोर्ट फॉर फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स. इसके पास मैक्रोफेज भी होता है और मास्ट सेल भी होता है. इनका क्या काम होता है ये अपन क्लास 12 का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर पढ़ेंगे, अभी नहीं. अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की. एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन. ये स्किन के नीचे जो है वहाँ जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कैटेगरी में आता है, और ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है. सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट. और जो अपने पेट की चर्बी जमती है जिसको अपन कहते हैं अपन मोटे हो रहे हैं, उसको स्टोर करने का काम करता है. Excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue. और भाई खास कर ये जो भालू जैसे जानवर होते हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है. भालू क्या करता है, ठंडी आने के पहले जितना हो सकता है अपने वजन जितना या अपने वजन से ज़्यादा खा लेता है, और खाने के बाद हाइबरनेशन के लिए चला जाता है. अब हाइबरनेशन में उस बेचारे को ठंडी ना लगे, कंबल रजाई तो ओढ़ नहीं सकता, इसलिए उसके वो जितना खाता है, अब सोता तो रहता है पूरी ठंडी, काम धाम कुछ है नहीं, चर्बी बढ़ती जाती है. चर्बी मतलब फैट, जहाँ फैट बढ़ेगा वहाँ बॉडी की हीट बढ़ेगी, और फैट जमाने का काम एडिपोज टिश्यू का होता है. ठीक है. फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो ज्यादातर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. इनके regular irregular orientation और पैटर्न के बेसिस पे इनको dense और dense irregular tissue, dense regular dense irregular tissue कहा जाता है. In dense regular connective tissue, collagen fiber are present in row between many parallel bundle of fiber. जो parallel bundle of fiber होते हैं उनमें रोज की तरह पाया जाता है. जैसे टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू. यानी कि लिगामेंट होता है जो टेंडन होते हैं, टेंडन कौन जो मसल को बोन से कनेक्ट करे, लिगामेंट कौन जो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करे. इस टाइप के ये टिश्यूज होते हैं. कौन से, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन अगर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, has fibroblasts and many fiber that are oriented differently. This tissue is present in skin.
और ये जो टिश्यू होता है ये स्किन में पाया जाता है। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अलावा कार्टिलेज और बोन भी स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। जो कार्टिलेज होता है इसके पास जो मटेरियल होता है ये सॉलिड होता है, प्लायबल होता है और रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कि जो अपन कहते हैं ना एकदम से अपने को धचका ना लगे या अपन जब गिरते हैं तो अपने को इमीडिएटली चोट ना लगे, वो जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये कंप्रेशन का काम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली जो कार्टिलेजिनस टिश्यूज होते हैं ये। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर enclosed in small cavity within the matrix secreted by them. ठीक है, most of the cartilage in vertebrates embryo are replaced by bones in adult. और जितने भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज होते हैं, एम्ब्रियो यानी कि जो न्यूबॉर्न अभी पैदा नहीं हुआ है मदर की वूम्ब में, उसमें जो ज़्यादातर कार्टिलेज होते हैं ये बाद में रिप्लेस कर दिए जाते हैं जैसे कि एडल्ट होते हैं बोन्स में। कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम, लिम्ब एंड इन द एडल्ट, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। कान का जो ईयर पिन्ना है, नोज की जो टिप है, ये सब कार्टिलेज है। कार्टिलेज असल में बोन होती है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। जितने भी लोग यहाँ नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाती है ना सुने तो अच्छा है, बाद में मत बोलना मैंने बताया नहीं। जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं ज़्यादातर चिकन की किस्म क्या होता है, जो चिकन की हड्डी होती है उसको अपन फ्लैश तो खा लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो टिप होती है बोन की, कभी कभार अपन उसको भी ब्रेक करके खा लेते हैं। तो वो जो अपन ब्रेक कर पाते हैं ना वो कार्टिलेज होता है जो बोन टू बोन जॉइंट में भी काम करता है। बोन है हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस rich in calcium, salt and collagen fiber which give bone its strength. जो बोन होती है ये हार्ड और नॉन प्लायबल यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होती, नॉन प्लायबल होती है ग्राउंड सब्सटेंस के, जो कि कैल्शियम और सॉल्ट और कोलेजन फाइबर रिच होती है और ये स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, और ये बॉडी को जो फ्रेमवर्क है उसका देने में इसका बहुत बड़ा रोल है। बोन सेल जिसको ओस्टियोसाइट भी कहते हैं आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूने एंड बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, लिम्ब बोन सच एज बोन ऑफ लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन। दे ऑल्सो interact with skeletal muscle attached to them to bring about movement. ये बॉडी के वेट को झेलने के लिए और बॉडी में स्केलेटल और मस्कुलर मूवमेंट के जो है रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भाई हड्डी नहीं होगी ना तो तुम बिल्कुल वो बेन टेनिसन का वो एक एलियन देखा है ग्रूम, वो जो स्लाइम जैसा दिखता है जिसके ऊपर एक छोटा सा यूएफओ उड़ता हुआ रहता है, उसकी जैसी हालत हो जाएगी। वो तो यूएफओ की मदद से वो ढांचा बना लेता है, तुम्हारे पास तो यूएफओ भी नहीं है, तुम तो पतले हो कि ऑमलेट जैसे बिखर जाओगे। समझ गए? इसलिए स्केलेटल मसल्स का बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेमवर्क में। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लास 11th का एक चैप्टर है लोकोमोशन मूवमेंट, उसके अंदर। Blood is the fluid connective tissue containing plasma, red blood cell, white blood cell and platelets. It is the main circulating fluid that help in the transport of various substances. ये भाई सबको पता है कि ब्लड जो कैसे बना है, नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 18 में भी पता कर लेना, ठीक है, जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस मत करना। बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया है मैंने, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑडियो बुक में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मसल टिश्यू 7.1.3 देखो जो डायग्राम दिया है ना एनसीईआरटी में 7.7 मसल टिश्यू का, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल का अच्छे से देख लेना। बोर्ड एग्जाम में सीधे डायग्राम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच आर द मसल, व्हाट आर दीज मसल रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरे, यानी कि जितनी मसल होती है
ये लॉन्ग फाइबर से बनी हुई रहती है जो कि पैरेलली अरेंज रहती है एक दूसरे के। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibril। ये जो myofibril है ये इन छोटे छोटे myofibril से मिलकर बनती है। Muscle fiber contract in response to stimulation, then relax and return to their uncontracted state in coordinated fashion। जब तुम अपनी बॉडी दिखाते हो ना किसी को, तब जब तुम अपने हाथ को ऐसे स्क्वीज करते हो जैसे तुम्हारी बॉडी का मसल उठता है दिखने के लिए, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब तुम हैंड को रिलीज कर देते हो तो उसको रिलैक्शन कहते हैं। ये भी पढ़ेंगे इसी साल चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन मूवमेंट में। टेंशन मत लो, सब पढ़ना है इसी साल। 12th में तुम्हारा बोझ बहुत हल्का होने वाला है, इसलिए यहाँ जितना उठा सकते हो उठा लो। Their action moves the body to adjust to the change in the environment and to maintain position of various part of body। अब देखो तुम सो रहे हो, खड़े हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, सब एक्टिविटीज के दौरान अगर तुम्हारा एक ही पोस्चर रहेगा तो क्या तुम ये कर पाओगे? नहीं ना। अगर एक डंडे को ले लो, डंडे को अगर तुम योगा कराओगे तो कर पाएगा? नहीं, उसके पास मसल ही नहीं है। स्केलेटल स्ट्रक्चर थे लेकिन मसल नहीं है। बिना मसल के तुम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, इतना याद रखना। In general, muscle play an active role in all movement of bone and muscle are of three: skeletal, smooth and cardiac। skeletal जो skeleton सिस्टम से अटैच है, स्मूथ जो कि ज्यादातर सेल जंक्शन के बीच में पाई जाती है, और कार्डियक ये सिर्फ हार्ट की मसल है इसलिए हार्ट में ही पाई जाएगी। कृपया कर इस कार्डियक मसल को ब्रेन की न्यूरल टिश्यू से कंपेयर मत करना, ये कई लोग कर चुके हैं और मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई इतना क्लियर ये है कार्डियक मसल, नाम से पता चलता है कार्डियक यानी हार्ट, तो भाई तुम ब्रेन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? मेरे को समझ में नहीं आता। खैर अब गलती मत करना, कार्डियक मसल जो होती है वो हार्ट की मसल होती है। 10 बार बोलो दिन में, कार्डियक मसल, हार्ट की मसल, कार्डियक मसल, हार्ट की मसल, ठीक है। चलो अब पहले स्केलेटल मसल के बारे में जान लेते हैं। पहले डायग्राम देख लो जिसमें बताया गया है कि इसमें न्यूक्लियस और स्ट्राइएशंस दिए हुए हैं, यानी कि स्ट्रिप्स बनी हुई हैं उसके ऊपर। अब इसका हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bone. In a typical muscle such as the biceps, striated skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion. Sheet of tough connective tissue enclose several bundles of muscle fiber। जो मसल फाइबर होती है ये बाइसेप में पाई जाती है, स्ट्राइएटेड होती है, यानी कि इसके ऊपर लाइंस देखे जा सकती हैं, स्ट्राइएशंस देखे जा सकते हैं। ये टफ शीट बनाती हैं जो कि बहुत सारे मसल फाइबर के बंडल्स के कनेक्ट होने से बनती है। दैट्स इट। स्मूथ मसल पे आओ। स्मूथ मसल फाइबर टैपर एट द बोथ एंड, फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशन। Cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheet. Wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscle are involuntary as their function cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscle. स्केलेटल मसल जो होती है ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मतलब अपने कंट्रोल में होती है। अपन जब मर्जी अपना हाथ चला सकते हैं, जब मर्जी किसी को मुक्का मार सकते हैं, जब मर्जी किसी को झापड़ मार सकते हैं, ठीक है, यानी कि वॉलंटरी होती है, अपने कंट्रोल में होती है। लेकिन स्मूथ मसल जो स्टमक की लाइनिंग बनाती है, रेस्पिरेटरी की सिस्टम की लाइनिंग बनाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, इन सब की जो लाइनिंग्स बनाती है इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई जिस दिन तुमने अपने पेट के डाइजेशन को कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन तो क्या ही बात थी, तुम तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। बर्गर पिज्ज़ा खा लिया, टेस्ट ले लिया, पेट में डाल लिया, बाद में अपनी मसल तुम्हारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, यानी कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। पेट को दबा दबा के पूरा खाना बाहर निकाल दिया, बोले लो बीमार भी नहीं पड़ते हम खा के। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये इनवॉलंटरी होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ब्रेन के कंट्रोल में होती है। अब बात करते हैं कार्डियक मसल की। तुमको क्या लगता है कार्डियक मसल क्या है, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? अब भाई जो लोग वॉलंटरी कह रहे हैं अति महान है और जो इनवॉलंटरी कह रहे हैं उनको तो समझ में आता है कि समझ के बताया होगा। भाई वॉलंटरी का मतलब होता है अपने कंट्रोल में और इनवॉलंटरी का मतलब होता है अपने कंट्रोल में नहीं है।
समझ गए? कार्डियक मसल टिश्यू इन अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. Cell junction fuse the plasma membrane of cardiac muscle cell and make them stick together. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल जंक्शन का, वो कार्डियक मसल के सेल्स को आपस में फ्यूज कराता है और एक दूसरे के साथ चिपका के रखता है ताकि कार्डियक मसल बन पाए. कम्युनिकेशन जंक्शन at some fusion point allows cell to contract as a unit. When one cell receives signal to contract, the neighbor are also stimulated to contract. ठीक है, जब एक सेल को कॉन्ट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन मिलता है कि दिल तुमको धड़कना है, तो वो एक सेल तो बेचारी अकेले पूरे दिल को धड़का नहीं पाएगी, तो अपनी बाकी की सेल जो बहनें होती हैं उनको भी ये पास ऑन कर देती है कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज, और बाद में सारी सेल्स एक साथ जो है, अब क्योंकि अपना हार्ट मायोजेनिक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं 7.1.4 न्यूरल टिश्यू की. देखो लेक्चर लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन माफ़ करना, मैं इसी लेक्चर में टिश्यूज़ कंप्लीट कराना चाहता हूँ. टिश्यू जैसा जो नॉर्मल बेसिक लेवल का टॉपिक है वो मैं 2-3 लेक्चर तक खींचूँ, मुझे नहीं पढ़ता, समझ में नहीं आता. इसलिए भाई मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, ये सब पढ़ा हुआ है. 9th 6th से पढ़ता आ रहे हैं, जब से वो टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, मैं तो कभी नहीं भूल सकता. खैर 7.1.4 न्यूरल टिश्यू नाम से पता चल रहा है ब्रेन में पाया जाएगा. ब्रेन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में. जो लास्ट 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 21 जिसमें पर्टिकुलरली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 22 जिसमें ब्रेन और उससे रिलेटेड हार्मोन के सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, और ग्लैंड्स भी उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे न्यूरल टिश्यू पढ़ते हैं. न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन. बॉडी की बदलती हुई कंडीशन के लिए न्यूरल टिश्यू का सबसे बड़ा हाथ है. न्यूरॉन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स. न्यूरॉन जो होती है ये न्यूरल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट सेल माना जाता है, क्योंकि ये जो होती है यही पूरा का पूरा जो बॉडी के मूवमेंट का, फंक्शन करने का, डाइजेशन का और एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है. The neuroglial cell, which constitute rest of the neural system, protect and support neuron. एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी न्यूरॉन की सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूरोगिलियल सेल्स पाई जाती हैं. न्यूरोगिलिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. यानी कि ये एक मतलब डेढ़ या 1/2, वही डेढ़ से ज़्यादा जो पोर्शन है न्यूरल टिश्यू बॉडी का वो कंडक्ट करती है या बनाती है. द न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ये बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, और जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो है उनमें आपस में कम्युनिकेशन होता है, और ये अकॉर्डिंगली जो भी फंक्शन है उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं. ये सब पढ़ेंगे भाई, सोडियम पोटेशियम पंप और न्यूरॉन का एक्सॉन, डेंड्राइट और सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं, लास्ट चैप्टर में. तब तक तुम्हारे दिमाग में बहुत शांति हो जाएगी. ठीक है, arrival of the disturbance at the neuron's ending or output zone. न्यूरॉन एंडिंग या आउटपुट जोन, जहाँ पे आउटपुट देना है, triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron and other cell. ये ट्रिगर करता है इवेंट के जो है स्टिमुलेशन के लिए, ताकि न्यूरॉन की सेल इनहिबिट करें और दूसरे सेल्स तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँच जाए. इसी के साथ 7.1 जो कि है अपना सेल्स के बारे, टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू, ये कंप्लीट होता है. विद द इंट्रोडक्शन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है. मालूम है वीडियो 40 मिनट का खिंच गया है, पर मैं अभी क्या करूं, तुमको डिटेल में अच्छे से पढ़ाने के लिए मेरे को लगता है यार तुम लोग का कुछ छूट ना जाए, क्योंकि 11th में कई बार गलतियां होती है और मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां तुम्हारे साथ रिपीट हो जो मेरे साथ हुई है, खासकर इन जैसे चैप्टर्स में जो मॉर्फोलॉजी है, प्लांट टिश्यू है. देखो एक बात याद रखना, बायोलॉजी अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे जिसको तुम बचपन से जानते हो.
प्लांट के बारे में क्या पता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट अपन ने इजीली पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि बचपन से देखते हैं ना यार, फ्लावर होता है, लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होती है। रूट भी 3 टाइप की 3rd क्लास में पढ़ ली थी, इसीलिए मॉर्फोलॉजी इजी लगती है। लेकिन जो फ्लावर की एनाटॉमी है या फिर उससे जो बाकी चैप्टर प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इन सब के बारे में अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। अब अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसका हमें अपने को मैक्स टू मैक्स पता है, जिससे अपन उसको इजीली कर पाते हैं। लेकिन अगर ना पता हो तो प्रॉब्लम जाती है। इसलिए जो चीज़ पता है या जो चीज़ तुम सोच रहे हो कि हाँ यार बैठे बैठे सुन लिया, मेरे को पता है, अच्छे से तो बन जाएगा, तो वो तुम अच्छे से कर पाते हो। प्लांट फिजियोलॉजी टफ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो प्लांट फिजियोलॉजी है, वो इसीलिए टफ है क्योंकि अपने को उसका बेसिक नहीं पता। रोजमर्रा की जिंदगी में अपन प्लांट से मिलते जुलते रहते हैं क्या, हाँ भाई तेरी जाइलम फ्लोएम कैसी है, एकदम बढ़िया, रूट वगैरह कैसी बढ़िया, ऐसा थोड़ा ना होता है। इंसान से तो फिर भी मिलते रहते हैं। तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम क्या हुआ, पेट ठीक है, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, सब ठीक है, इसलिए अपने को आइडिया रहता है। खैर ये हो गई बकवास। मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में, दैट इज ऑडियो बुक 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जिसके अंदर अपन 7.2 ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। अर्थवॉर्म जो है मैं 4th या 5th ऑडियो बुक में भेजूंगा, क्योंकि मुझे उसका हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि वो आ रहा है या नहीं। उसके अलावा कॉकरोच और फ्रॉग एनसीईआरटी लेके बैठना इसको समझने के लिए, क्योंकि ऑडियो बुक तुम भले ही सुन लो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, लेकिन डायग्राम के थ्रू समझोगे तो जल्दी याद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम राव साइनिंग ऑफ। और 10 से लेकर 12 तक के बायो के डिटेल लेक्चर्स के लिए वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी डाल दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। और 11th ऑडियो बुक प्लेलिस्ट और 12th ऑडियो बुक प्लेलिस्ट की भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में न्यू टॉपिक। दिस इज मी विक्रम राव साइनिंग ऑफ। वीडियो मतलब ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम एंड बाय। And do not forget to like, subscribe and share. Thank you.